हाय, वेलकम टू बिंग इंग्लिश। मेरा जो पिछले वीडियो था ग्रामर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न इंग्लिश, उसको आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। मैं काफ़ी खुश हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इंग्लिश सीखना पसंद करते हैं। आज जो टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है ट्रांसलेशन। क्या आपको ट्रांसलेशन करना चाहिए? क्या आपको किसी और लैंग्वेज की मदद से इंग्लिश को सीखना चाहिए? ये आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो हकीकत में किसी भी लैंग्वेज को या किसी भी लैंग्वेज की मदद से किसी और लैंग्वेज को सीखा नहीं जाता। अगर मैं इसका एक प्रूफ आपको दूं तो हमारे घर पर छोटे बच्चे होते हैं जो हमारे ख़ानदान में बड़े होते हैं, तो वो जो लोग होते हैं, वो जो छोटे बच्चे होते हैं, 8 साल की उम्र तक या 9 साल की उम्र तक बहुत अच्छी तरह से हमारी जो घर की भाषा होती है वो सीख लेते हैं। तो वो कैसे सीखते हो? उनकी क्या ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो लोग करते हैं कि क्या वो ग्रामर सीखते हैं या क्या वो किसी क्लास को ज्वाइन करते हैं? तो उनका सीखने का जो तरीका होता है, उनका जो प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है? क्या वो आप लोग में से कि बहुत सारे लोग होंगे जो ट्रांसलेट कर सीखने की कोशिश करते हो। क्या वो ऐसा कोई ट्रांसलेशन करते हैं? अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा कोई परिवार है जहाँ पर सिर्फ़ उनको एक ही लैंग्वेज आती है, सिर्फ़ एक ही लैंग्वेज आती है। तो क्या वो किसी और लैंग्वेज की मदद से, अब जब यहाँ पर ऐसा है कि जब वो परिवार को एक ही लैंग्वेज आती है तो उन उन लोगों ने वो लैंग्वेज को सीखी कैसे? क्या उन लोगों ने किसी और लैंग्वेज की सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो किसी और लैंग्वेज की मदद से अपनी खुद की लैंग्वेज सीख सकते हैं। क्योंकि जब उनको अगर सबसे पहले अगर सीखना हो तो वो पहली वाली लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, है ना? तो यहाँ पर एक चीज़ तो साबित हो गई कि एक लैंग्वेज की मदद, किसी एक लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग पहले हिंदी में समझ के लेते हैं, हिंदी में सोचते हैं और उसके बाद में अपने दिमाग में, जिसे हम लोग बोलते हैं एट द बैक ऑफ द माइंड इंग्लिश में, आप अपने दिल में, अपने दिमाग में उस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है, क्या ये सही है? अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरे हिसाब से ये जो आप जो करते हो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी दिमाग को आदत हो जाती है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। और ये कोई एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये अननेचुरल प्रोसेस है। इससे क्या होगा, आपकी जो बोलने की स्पीड होती है वो कम हो जाएगी। अब कैसे सीखा जाए? बाद में सीखना एक ही है कि आपको जितना हो सके उतना सुनिए। जितना इंग्लिश आपके कान पर पड़ेगी, जितना इंग्लिश आप सुनोगे तो उतना ज़्यादा आप बोल पाओगे। हम जब एज अ टीचर, एक लेक्चरर होने के नाते हम लोग एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख कर पढ़ाते हैं, जैसे कहते हैं LSRW। अब L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग और R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। ये जो चीज़ है मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा कि LSRW हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। फ़िलहाल मैं ये बताना चाहता हूँ कि ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए। आप जो इंग्लिश सीखते हो उसे नेचुरल तरीके से, आप जो इंग्लिश सीखोगे उसे नेचुरल तरीके से सीखिए, लोगों से बात करना सीखिए। क्योंकि क्या होगा कि आप जब ट्रांसलेट करोगे तो आप सोचने लग जाओगे। जब आप ट्रांसलेट करोगे तो आप सोचने लग जाओगे और सोचने में अपना टाइम वेस्ट करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं क्यों ऐसा कहता हूँ कि ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए, इसकी बहुत बड़ी वजह है। दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस है, करीब करीब एक सर्वे के हिसाब से 3500 लैंग्वेजेस है, जिसे हर जगह, हर पूरी दुनिया में बोली जाती है। तो ये 3500 लैंग्वेज में आपको जानकर हैरानी होगी कि उनमें से कई लैंग्वेज का तो ग्रामर भी नहीं है और लिटरेचर भी नहीं है, फिर भी वो लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे कि मैंने अपना एग्जांपल दिया था कि हमारी जो लैंग्वेज होती है वो दक्कन लैंग्वेज बोलते हैं,
और उसका कोई ग्रामर नहीं होता। फ़िलहाल मैं अभी आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो ट्रांसलेशन के बारे में बात कर रहा था। तो मैं बता रहा था कि अगर आप समझो एक पर्टिकुलर सेंटेंस है हिंदी में, जिसे कहते हैं कि मैं आम खाता हूँ। अब इसको आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? मुझे पता है कि आप लोग सबसे पहले वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे। आई मतलब मैं, खाता हूँ मतलब ईट, और आम का मतलब मैं आम खाता हूँ, आई मैंगो और ईट। अगर इस तरह से आप ट्रांसलेट करोगे वर्ड टू वर्ड तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता। तो इंग्लिश में उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है आई मैंगो ईट। वैसे हम लोग ये बोलते नहीं हैं, क्योंकि जैसे कि हिंदी में कर्ता, क्रिया और कर्मा ऐसा कुछ होता है, और इंग्लिश में भी उसी तरह से बोली जाती है। लेकिन उनका जो फॉर्मेट होता है, जिसे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो कर्ता हिंदी में पहला होता है वो कर्ता कहीं और भी हो सकता है इंग्लिश की लैंग्वेज में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जो क्रिया है वो हिंदी में बीच में है, खाता हूँ, खाता। लेकिन वही क्रिया इंग्लिश में कहीं और हो सकती है। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि जो वर्ड्स होते हैं हिंदी में, उसकी जो प्लेसमेंट होती है वो कहीं और हो सकती है। वो पहले भी आ सकती है, दूसरी भी आ सकती है, तीसरी भी आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में भी वही वर्ड की प्लेसमेंट वही होनी चाहिए। इससे क्या होगा, अभी जो हिंदी है वो देवनागरी लैंग्वेज है, मराठी देवनागरी लैंग्वेज है, और इंग्लिश जो है वो लैटिन और रोमन लैंग्वेज है। तो इनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। ये बात हमको यहाँ पर समझनी होगी। तो जितना हो सके आप ट्रांसलेशन करना छोड़ दीजिए और बिना ट्रांसलेशन के इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए। और एक वीडियो के साथ में मैं आपके साथ रहूँगा। और जिस तरह से आप लोगों ने मेरी जो पहली वाली वीडियो थी, ग्रामर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, इसको आपने बहुत सराहा और बहुत बढ़ावा दिया। उसी तरीके से आप जो ये वीडियो मैं आपके सामने लाया हूँ, इस वीडियो को भी आप उसी तरीके से सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।